हेलो बच्चों, तो आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का समापन करेंगे, है ना। इसमें वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दी वर्क डन हीट फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। थोड़ा बहुत जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस के जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं या रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनके कंप्रेशन एक्सपेंशन वो कंपेयर करते हैं, है ना। एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्री एक्सपेंशन एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। और कैलोरीमेट्री की थोड़ी सी बात करेंगे और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल टेक ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको लेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दी थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, ओके। सो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी थी। एडियाबैटिक प्रोसेस में मान लो कि हमारे पास एक स्टेट ए है, ठीक है, और एक स्टेट बी है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, दिस इज लाइक अ नोट, ठीक है, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक स्टेट ए और एक स्टेट बी, मतलब ये दो स्टेट्स इन दोनों पाथ पे लाई कर जाए। दिस कैन बी कॉमन but both these cannot be, well, like one of them can be common to both the processes but both of them cannot be। ठीक है, ये it's like an observation और इसमें कैसे इसको डेराइव करेंगे वो मैं बता दूंगा, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ट्रू है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का वर्क जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, वर्क इज व्हाट, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट ओवर हियर, लेकिन वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ई, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है तो W इज इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई अगर तुम इक्वल कर रहे हो, ठीक है ना, तो उनके टेम्परेचर और वो सब चीज़ें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सेम आनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं होता। तो वर्क डन इन अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेम वे कंप्रेशन की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें लिखो, पहले सबसे पहले लिखो, इफ़ टू स्टेट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिवर्सिबल पाथ, इफ टू स्टेट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय a reversible path, then they can never be connected by an irreversible path, then they can never be connected by an, अरे यार क्या हो गया इसको, an irreversible path। ठीक है, एंड इरिवर्सिबल पाथ। अगर ये राइट है तो ये नहीं होगा, मतलब इफ रिवर्सिबल पाथ इज फॉलोड देन द सेम टू स्टेट्स कैन नॉट बी कॉमन टू द इरिवर्सिबल पाथ एज वेल। ठीक है, देखो, इफ टू स्टेट्स आर लिंक्ड बाय एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल पाथ, ठीक है, इफ टू स्टेट्स आर लिंक्ड बाय एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल पाथ एंड एन इरिवर्सिबल adiabatic irreversible path and an adiabatic irreversible path, then ये दोनों ट्रू होंगे, है ना। क्योंकि ये इसलिए ये ट्रू क्यों होंगे भाई? क्योंकि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा ई डेल्टा ई नहीं, Q इज इक्वल टू 0। देयरफॉर FLOT के हिसाब से क्या हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W इक्वल टू W। तो रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल के इक्वल, इरिवर्सिबल होगा तो इरिवर्सिबल। देखो, बट सिंस E इज अ स्टेट फंक्शन, देयरफॉर डेल्टा E reversible should be equal to delta E
इरिवर्सिबल है कि नहीं? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट वी सेड। ठीक है, लिखो इसमें, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस, which is a contradiction, which is a contradiction because work is path dependent or a path function, because work is path dependent और path function। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। गॉट इट? ये दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, और अगर ये दोनों के दोनों अलग हैं तो कभी भी ये सेम स्टेट्स के लिए डिफाइंड नहीं हो सकते, सेम स्टेट्स के लिए दोनों के दोनों डिफाइंड नहीं हो सकते। अगर हो सकते होते तो ये दोनों भी इक्वल होते। ठीक है, क्लियर होगी बात? नहीं समझ में आ रहा? देखो, इस पाथ के लिए डेल्टा ई रिवर्सिबल है, इस पाथ के लिए डेल्टा ई इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब क्योंकि स्टेट तो दोनों सेम है ना, इनिशियल फाइनल, तो डेल्टा ई रिवर्सिबल एंड डेल्टा ई इरिवर्सिबल दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, जबकि इक्वल होते नहीं हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो लॉजिक लगाया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन से हम लॉजिक को बदलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन कहती है ये इज़ नॉट इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्टेट्स कॉमन नहीं है दोनों प्रोसेस में, ध्यान रखना। क्योंकि अगर स्टेट्स कॉमन होती तो डेल्टा ई इक्वल होता, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ओके जी, तो क्या बोला था मैं? लिखो इसमें, which is a contradiction as work is path dependent or a path function. That means two states A and B, that means two states A and B can never lie both on a reversible as well as an irreversible adiabatic path. That means two states A and B can never lie both on a reversible as well as an irreversible adiabatic path. ठीक है, there lies only one unique adiabatic path linkage, there lies only one unique adiabatic path linkage between two states A and B. एक ही हो सकता है, या तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, कोई भी एक। गॉट इट? ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ हम जो देखते हैं दैट इज कंपैरिजन ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है जी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें लिखो भाई, देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो रिवर्सिबल नहीं, कंपैरिजन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखो, रिवर्सिबल जो पाथ होता है वो आपका इन्फिनिट स्टेप प्रोसेस होता है। इन्फिनिट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इनफाइनाइट स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और इरिवर्सिबल क्या होता है? सिंगल स्टेप। अभी हालांकि तुम कह सकते हो कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो सिंगल स्टेप भी हो सकता है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप भी हो सकता है। आई एग्री विद दैट। यहाँ पर जो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूँ वो सिंगल स्टेप है। इसको मैं इन्फिनिट स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस विच इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। गॉट इट? तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है जी, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के प्रोसेस में अगर हम देखें, W रिवर्सिबल जो कि सिंगल स्टेप है, दैट विल बी ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। ठीक है, देयरफॉर अगर W इससे वो है तो डेल्टा E रिवर्सिबल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? डेल्टा E इरिवर्सिबल से। हाँ है ना? ठीक है जी। अब देखो, डेल्टा E
इज इक्वल्स टू W है, ठीक है जी, एंड डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अगर ठीक है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मान लो ऐसा है, मतलब क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, एक्सपैंड कर रहे हैं ना, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द सराउंडिंग्स, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देयरफॉर W इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा इज नेगेटिव। भाई डेल्टा E लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको इस तरीके समझो, बाहर से कोई हीट का लेना देना तो है नहीं, जो सिस्टम है अगर वो वर्क डन करेगा, वर्क करेगा सराउंडिंग्स के अगेंस्ट, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी से आएगी। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी और जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल गेट यूज्ड अप एज वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग, ठीक है। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, Q इक्वल्स टू 0 तो डेल्टा E इक्वल्स टू W है, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट मीन्स डेल्टा W इज नेगेटिव। अगर डेल्टा W इज नेगेटिव मतलब उसने लूज किया है हीट, है ना, सिस्टम ने लूज करी है ना हीट, तो कहाँ से आई, डेल्टा E से, इसका मतलब डेल्टा E इसका घटा होगा। अब डेल्टा E घटा है, अब डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, देयरफॉर डेल्टा T भी लेस देन 0 होगा, क्लियर होगी बात। तो मान लो कि A स्टेट है और B स्टेट है, ठीक है, इसमें P1 V1 T1 है ना, और P2 V2 और T2 है, ठीक है। तो ठीक, T1 से T2 गया, तो यहां पर हम देखें तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है कि नहीं किया है, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक। लेकिन रिवर्सिबल का जो वर्क है वो इरिवर्सिबल का जो वर्क है वो रिवर्सिबल से कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका W जो है रिवर्सिबल से कम होगा, देयरफॉर डेल्टा E, जो डेल्टा E में कमी आई है वो रिवर्सिबल के केस में कम होगी, ठीक है। और अगर रिवर्सिबल के केस में कम हुई तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि T2 रिवर्सिबल विल बी लेस देन T2 इरिवर्सिबल। हालांकि ये सेम T2 नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि दो पॉइंट्स जो हैं वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे कॉमन नहीं हो सकते, तो ये A B होगा। और मान लो कोई इसका दूसरा प्रोसेस है B डैश जो कि इरिवर्सिबल वे में हो रहा है, ठीक है, इसमें P2 डैश या V2 एंड T2 इरिवर्सिबल, ठीक है, और ये रिवर्सिबल है, गॉट इट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि T2 रिवर्सिबल विल बी लेस देन T2 इरिवर्सिबल, इतना क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं। सेम वे अगर मैं P1 की बात करूं, ठीक है, P1 क्या कहते हैं, P2 विल ऑल्सो बी लेस देन, क्योंकि प्रेशर भी घट जाएगा। कैसे घटेगा प्रेशर, तुम इंटरनल एनर्जी कम कर रहे हो, ठीक है, तो जो एनर्जी, हाउ वुड आई पुट इट, वर्क इज डन बाय द, लाइक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन होने में क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो T2 रिवर्सिबल विल बी लेस देन T2 इरिवर्सिबल, ठीक है। सेम वे जो P रिवर्सिबल है दैट विल बी लेस देन P2 इरिवर्सिबल अगर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, ठीक है, और V2 रिवर्सिबल विल बी लेस देन V2 इरिवर्सिबल इफ़ V इज़
सॉरी इफ P इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये समझ में आ गया ना क्या हुआ? मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू है, डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो हाँ जी, सो व्हाट वाज आई सेइंग, राइट, डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है। जिसका डब्ल्यू ज़्यादा होगा, मतलब जिसने ज़्यादा वर्क किया होगा, जिस सिस्टम ने ज़्यादा वर्क किया होगा, उसका डेल्टा ई उतना ही कम होगा, सॉरी उसका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ हुई होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ हुई होगी। और जिसकी इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई होगी, उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होगा। तो इसमें रिवर्सिबल में वर्क ज़्यादा था, है ना, रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा था, इस वजह से इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ भी ज़्यादा थी, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ भी ज़्यादा था। तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर आया है T2, वो इरिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर T2 से कम होगा। सेम वे तुम ये और ये देख सकते हो। गॉट इट? ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सेकंड कंपैरिजन बता रहा हूँ, इसमें एकदम शॉर्टकट ही मारूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। अगर कंप्रेशन की बात करो तो सेम ये चीज़ें हैं। कंप्रेशन में उल्टा होता है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अगर ये ऐसा है तो ये होगा। अब इनको देखते हैं ये क्या होगा। वैसे तो यही आते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए, एग्जैक्टली आएंगे। कैसे आएंगे वो देखो। अब डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू क्योंकि कंप्रेशन वाला है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसका मतलब कुछ एनर्जी सिस्टम में आई है ना, कुछ सम एनर्जी हैज़ कम इनटू द सिस्टम, दैट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? दोबारा बोल रहा हूँ, जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका वर्क ज़्यादा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी का जो इंक्रीज़ है वो भी ज़्यादा है। ठीक, अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करी है तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो रिवर्सिबल का क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ ज़्यादा है, मान लो सेम पॉइंट से हमने शुरू किया, T1 से शुरू किया, अगर इसका डेल्टा टी इरिवर्सिबल का ज़्यादा है तो इस केस में T2 जो होगा इरिवर्सिबल वाला, वो T2 रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा। क्यों? दोबारा बता रहा हूँ, W ये तो है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, W पॉजिटिव है। जिसका जितना ज़्यादा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा उसका इंटरनल एनर्जी का गेन जो है वो उतना ज़्यादा होगा, और जिसका इंटरनल एनर्जी का गेन जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर का इंक्रीज भी उतना ज़्यादा होगा। तो मान लो T1 से शुरू किया दोनों ने, ठीक है, तो T1 से शुरू किया दोनों ने, ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। तो अगर तुम यहाँ T1 से सीधा आओगे तो T2 आ जाओगे रिवर्सिबल, और ये आ जाओगे यहाँ पे T2 इरिवर्सिबल। तो तुम देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा है तो T2 इरिवर्सिबल जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे कह सकते हो T1 इज़ लेस देन T2, मतलब इन जनरल, ठीक है, लेकिन ये ट्रू होगा। ठीक है, समझने के लिए मैंने ये समझा दिया, बाकी तो क्लियर है। करेक्ट? ठीक है। ठीक, तो इसमें तुम्हारे जो दोनों के ग्राफ हैं वो मैं बना देता हूँ। ये पहले मैं एक्सपेंशन का बना रहा हूँ भाई। अरे यार, एक स्ट्रोक में आए ना तो अच्छा आता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ओके। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये वाला जो है अभी पहला जो है ये रिवर्सिबल के लिए है, ध्यान रखना। ये P है, ये V है, ये P है और ये V है। ठीक है, मान लो कि पहले वाले केस में अगर मैं वॉल्यूम सेम रखता हूं, जैसे देखो लेट्स से दिस इज PI, ठीक है, और ये PI मतलब P1,
चलो P1 लिख लेते हैं, PIPF नहीं लिखते, P1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अगर V1 और V2, क्योंकि एक्सपेंशन है ना, तो V1 कम होगा V2 से। अगर मैं V2 सेम रखता हूँ, V1 और V2 दोनों सेम रखता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये तो ये तो रिवर्सिबल का प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये P1 है और ये P2 है, अगर तुम प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, क्लियर होगी बात, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। नाउ इसमें अगर तुम इरिवर्सिबल का ग्राफ देखोगे तो इरिवर्सिबल का जो प्रेशर होगा वो कुछ कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो वर्क डन जो है वो इसके अंडर है, इसका इरिवर्सिबल का जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल के वर्क डन से कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्क आएगा इसमें P2 डैश आएगा, या P2 इरिवर्सिबल मान लो इसको, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, P2 रिवर्सिबल मान लो यार इसको, P2 रिवर्सिबल और ये P2 इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम रखोगे तो प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा इरिवर्सिबल का, एक्सपेंशन के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लो इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, तो यहाँ पर V2 रिवर्सिबल इज इक्वल टू V2 इरिवर्सिबल, ठीक है, ये दोनों सेम है। देन P रिवर्सिबल विल बी लेस देन, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी क्या? हाँ एक सेकेंड, ऐसा क्यों? P इरिवर्सिबल, ठीक है, P इरिवर्सिबल जो होगा वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। P इरिवर्सिबल ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि उसके केस में जो वर्क डन है वो कंपैरेटिवली लोअर है। देखो इस वाले में और इस वाले में टोटल वर्क जो है वो इसका ज़्यादा है इस वाले से, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर का डिक्रीज़ इसमें कम है टेम्परेचर का डिक्रीज इसमें कम है, तो इसका इरिवर्सिबल का जो प्रेशर है वो हायर है। अगर मान लो मैं प्रेशर सेम रखता हूँ तो मेरा वॉल्यूम जो होगा वो इरिवर्सिबल का हायर आएगा। कैसे आएगा देखो, ठीक है। अगर मैं प्रेशर सेम रखता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर P रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू P इरिवर्सिबल, ठीक है, ये तो P1 है ही, ये भी V1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा V2 रिवर्सिबल आ जाएगा, ये P2 रिवर्सिबल है और ये V2 इरिवर्सिबल आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात। तो इसमें अगर आप फाइनल प्रेशर सेम रखोगे तो V2 इरिवर्सिबल V2 रिवर्सिबल से ज़्यादा आएगा। लिख लो इफ़ फाइनल प्रेशर इज सेम, if final pressure is same, P2 reversible equals to P2 irreversible, then V2 reversible will be less than V2 irreversible। तो ये दोनों केसेस में चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, हाँ, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों के दोनों केस में तीनों चीज़ें सेम आती हैं। रिवर्सिबल की तीनों चीज़ें इरिवर्सिबल की तीनों चीज़ों से कम रहेंगी, ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। नाउ सेम वे कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, अब क्योंकि देखो इस तरीके से एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो अब क्या होगा, इसमें V1 जो होगा, इनफैक्ट व्हाट आई शुड डू इज, इस पूरे को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है जी।
ठीक है, इसमें V1 जो होगा वो ये होगा और जो P1 होगा वो ये होगा। सॉरी, हाँ एक मिनट, प्रेशर कम, हाँ ठीक है, P1 ये होगा, P2 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर मैं वॉल्यूम को सेम रख रहा हूँ, फाइनल वाली, ठीक है। P1 V1 ये है V2 रिवर्सिबल, एक सेकेंड, V2 रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू V2 इरिवर्सिबल। इस केस में ये है, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये एक्सपेंशन सॉरी कंप्रेशन है, तो ये P2 रिवर्सिबल है और फिर यहाँ पर क्या आएगा, P2 इरिवर्सिबल, ठीक है। तो दिस विल बी हायर, क्लियर है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, गॉट इट। तो इसमें लिख लेना, अगर फाइनल वॉल्यूम V2 दोनों की सेम है तो P2 इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन P2 रिवर्सिबल। दोनों में सेम सी है, बस ये कि ग्राफ डिफरेंट है। अगर कोई ग्राफ से पूछे तो तुम बता सकते हो, ठीक। सेम वे अगर तुम प्रेशर को इक्वल कर दो, ठीक है, P2 रिवर्सिबल इज इक्वल टू P2 इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर तुम इसको कर दो तो P1 तो दोनों का सेम है ही, V1 दोनों का सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा मामला, देखो भाई, तुम्हारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा होगा, ये होगा V2 इरिवर्सिबल और ये है V1 नहीं V2 रिवर्सिबल, ठीक है। तो V2 रिवर्सिबल इस केस में भी V2 इरिवर्सिबल से कम है, ठीक है, गॉट इट। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ बना लो, ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट सिंगल स्टेज वर्सेस, कंपैरिजन करना है सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज इरिवर्सिबल को। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो तुम्हारे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क जो होता है वो धीमे धीमे बढ़ता है ना, वर्क धीमे धीमे बढ़ता है, ठीक। तो इसका मतलब टू स्टेज का जो वर्क होगा वो वन स्टेज से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो डिक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी टू स्टेज में है वो वन स्टेज से ज़्यादा होगी, इसलिए टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हुआ होगा, जो गिरा होगा, वो टू स्टेज में ज़्यादा गिरा होगा एज़ कम्पेयर टू वन स्टेज। और यही अगर तुम 2 की जगह 3 ले लो तो उसमें और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कंप्रेशन में एग्जैक्टली उल्टा होता है, ठीक है। तो लिखो, कंपैरिजन ऑफ सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज इरिवर्सिबल, सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज adiabatic irreversible expansion, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, ये वाला तो कुछ मतलब नहीं है इसका लिखने का, ये सारा मैं मिटा रहा हूँ। इसमें कोई ग्राफ व्राफ भी ऐसा कुछ देना नहीं है मुझे बस टेम्परेचर्स की बात करनी है ना। W2 स्टेज, देखो एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, तो W2 स्टेज विल बी ग्रेटर देन W सिंगल स्टेज। और तुम्हें पता है जिसका एक्सपेंशन की बात हो रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो गया तो डेल्टा ई भी लेस देन ज़ीरो, टेम्परेचर भी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब डेल्टा ई जो अगर मैं साइन के साथ बोल रहा हूँ,
डेल्टा ई टू स्टेज जो होगा वो लेस देन होगा डेल्टा ई वन स्टेज लिख रहा हूँ या सिंगल स्टेज, जैसे भी तुम बोलो, ठीक है। देयरफॉर जो टू स्टेज का जो टेम्परेचर होगा T2 टू स्टेज, ठीक है, ये क्लियर है, ये ध्यान रखना। जिसमें लिखना बिकॉज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन टू स्टेट्स विल बी मोर देन द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन वन स्टेज। ठीक है जी, वन स्टेज प्रोसेस। अगर मान लो सेम चीज़ मैं एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन के लिए लिखूं, ठीक है, तो ध्यान रखना सिंगल स्टेज का सबसे ज़्यादा होता है, तो इस केस में ये उल्टा होता है। ठीक है, अगर ये उल्टा हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये डेल्टा ई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। टेम्परेचर ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करके मत लिखना, इसमें लिख लेना इसको वन स्टेज और इसको लिख लेना टू स्टेज। ठीक है, ओके। ये इससे कम होगा तो इंक्रीज जो होगा वो वन स्टेज में ज़्यादा होगा, जो T2 होगा वन स्टेज का वो भी इससे ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये ध्यान रखने का है दोनों के दोनों केसेस में, चाहे कंप्रेशन हो चाहे वो। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या है? फ्री एक्सपेंशन मतलब आउटसाइड जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें एक फ्री एक्सपेंशन होता है और एक क्या मतलब, फिर उसके बाद तो वन स्टेज, टू स्टेज, थ्री स्टेज या इन्फिनिट स्टेज एक्सपेंशन हो सकते हैं या कंप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखो दिस प्रोसेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही क्या हुआ, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कब होता है? जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होगा। तो लिख लो दिस प्रोसेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी, दिस प्रोसेस इज always going to be irreversible because external pressure is constant, that is equal to zero, that is equal to zero। तो अगर हम dW की बात करें तो dW इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट dV इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो है। ठीक है जी, तो देखो therefore if no heat is supplied, therefore if no heat is supplied, that is मतलब अगर Q इक्वल्स टू ज़ीरो है, अगर Q इक्वल्स टू ज़ीरो है तो डेल्टा इक्वल्स टू भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर इफ़ नो हीट इज़ सप्लाइड देन डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू W प्लस Q होता है, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, देयरफॉर ये भी ज़ीरो है, देयरफॉर डेल्टा T जो है वो भी ज़ीरो है, टेम्परेचर विल नॉट चेंज। ठीक है, तो हैंस देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज ईदर, हैंस देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज ईदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़। हमने 4 क्वांटिटीज़ अभी तक आइडेंटिफाई कर ली हैं फर्स्ट लॉ के बेसिस पे, कौन कौन सी है? ठीक है, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H, जो कि बेसिकली हीट का ही एक अलग वो है, डेल्टा E, ये भी Q एंड W। ठीक है जी, ये चारों हमें देखने हैं, अलग अलग हम केसेस में देखते हैं इसको। एक तो है कि कोई प्रोसेस है उसके अंदर, तो लिखो इसमें पहला फर्स्ट इज, इसमें लिखो फॉर एन आइडियल गैस अंडर गोइंग अ प्रोसेस, फॉर एन आइडियल गैस
अंडरगोइंग अ प्रोसेस। ठीक है, या डेल्टा टी समझ लो, नॉट, मैंने डेल्टा एच लिख दिया क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। डी ई डी एच इक्वस टू ये इक्वस टू एफ बाय 2 + 1 आर डी टी। एक सेकेंड रुको, एन आर, एन आएगा, ठीक है। डी ई इज इक्वस टू एन सी वी डी टी इक्वस टू एन एफ बाय 2 आर डी टी। ध्यान रखना इसमें जो यूज़ किया है मैंने सी पी इक्वस टू एफ बाय 2 + 1, ठीक है, आर, और इसमें जो मैंने यूज़ किया है वो सी वी इक्वस टू एफ आर बाय 2, ठीक है। डी डब्ल्यू कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ठीक है, ओके। या फिर अगर डब्ल्यू लिखना चाहते हो तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। डी एच जो है वो डी ई प्लस डी डब्ल्यू होता है, ये ध्यान रखना, और डेल्टा एच इक्वस टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी एन आर डेल्टा टी, ठीक है जी। और डी ई इज इक्वस टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तुम बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले काहे लिखवा दिए, मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये फॉर्मूले जो हमने आगे यहाँ पे लिखे हैं, दे आर वैलिड फॉर आइडियल गैसेज ओनली, ये ध्यान रखना पहली चीज़। और आइडियल गैस अगर है तो चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, ठीक है, या फिर रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, जब तक आइडियल गैस है तो ये फॉर्मूले वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के दोनों होते हैं ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, तो पाथ कोई सा भी हो फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक। लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये पाथ डिपेंडेंट होगा, तो मैंने इसका जेनरिक फार्मूला लिखवाया है ये दोनों, ठीक है। आइसोकोरिक में अलग हो जाएगा, आइसोबारिक में, सब मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ तुमको ऑलरेडी। डी एच इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ये हम देख चुके हैं, है ना। पी वी था ये, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू दिस, ये भी आता है। और डेल्टा ई, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक। सेकेंड लिखो, बी में सेकेंड केस लिखो। सेकेंड केस में लिखो, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड सिस्टम्स। मान लो आइडियल गैस नहीं है तो सॉलिड और लिक्विड सिस्टम्स हैं। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम में ये वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होते हैं, ठीक है। तो लिखो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम्स, तो यहाँ पर ध्यान रखना दैट डी ई इज़ नॉट इक्वल टू एन सी वी डी टी, और तो डी एच भी जो है वो नॉट इक्वल टू है, बिकॉज यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलिड ओनली फॉर आइडियल gases, N C P D T N F by 2 R D, सॉरी F by 2 नहीं, +1, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, W डेफिनेटली वही है, ठीक है। और डी ई इक्वस टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू होगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता ही है, ठीक है। और डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है जी। ये ध्यान रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है लास्ट में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो अच्छा, थर्ड केस है जब कोई केमिकल इक्वेशन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन हो रही हो, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड वाले का जो भी चेंज होता है, वी
यूजुअली इग्नोर इट, है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं आता। काम अगर आता है तो जो वॉल्यूम चेंज इन गैसेस होता है वो चेंज ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखो फॉर केमिकल रिएक्शंस। और ये ध्यान रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, इस वजह से हमें डेल्टा एच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेल्टा ई डेल्टा एच ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। बस ये कि जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो उसमें जो हीट चेंज होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज डेल्टा ई, एंड जब कांस्टेंट प्रेशर में होता है दैट इज़ कंसिडर्ड, द हीट चेंज इज कंसिडर्ड एज डेल्टा एच। तो मोस्टली जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है, तो जो भी वहाँ पे हीट चेंज होगा वो डेल्टा एच वाला होगा, है ना। और ये ध्यान रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है ना वो यूजुअली कांस्टेंट प्रेशर पे होती है इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये लिखवा देता हूँ, लिखो थर्ड जो है सी, सी इज सी, ठीक है, डेल्टा सॉरी फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पहले लिख लो, लिखो केमिकल प्रोसेसेस आर यूजुअली carried out under constant pressure conditions than constant volume conditions, ठीक है। Under constant volume conditions the heat change is internal energy change, and under constant pressure conditions, है ना, under constant volume conditions heat change is internal energy change, and under constant pressure conditions heat change is enthalpy change, ठीक है, heat change is enthalpy change, got it। अरे भाई यहाँ रहे, चल, ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है जी, तो इसमें हम ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये अगर मान लो तुम्हारे सामने केस हो रहा है तो तुम देखोगे यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो वर्क क्या है, वर्क विल बी इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, ये तो हर एक के लिए हमने लिखा ही है, ये हर एक के लिए ट्रू है हमेशा, ठीक है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक सेकेंड, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन यूजुअली कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। यार इसको ना मिटा देते हैं, ये फालतू का यहाँ पे जगह घेर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो ओके, यूजुअली कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर है इसका मतलब क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी का V1 टू V2, है ना, तो ये क्या आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, या VF माइनस VI, जो भी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है जी। अब V2 माइनस V1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, P एक्सटर्नल तो आ गया भाई, इसकी वॉल्यूम फाइनल की वॉल्यूम माइनस इसकी, तो क्या आएगा VA डैश, ठीक है, VA डैश सॉलिड प्लस VB डैश लिक्विड
प्लस वी सी डैश गैस माइनस वी ए सॉलिड प्लस वी बी लिक्विड। तुम बोलोगे सर ये वी ए वी बी, देखो भाई वी ए डैश मतलब ए डैश की वॉल्यूम, क्योंकि ये सॉलिड है तो उसने मैंने ऐसे लिख दिया। फिर बी डैश की वॉल्यूम लिक्विड है, ये सी डैश की वॉल्यूम गैस है। इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ वी सी गैस, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम्स होती हैं चेंज वो बहुत ही कम होता है, तो ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल वी सी डैश माइनस वी सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बन जाता है, गॉट इट। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम को भाई पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, तो मैं वी को क्या लिख सकता हूँ एन आर टी पॉन पी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एन सी आर टी, नहीं सॉरी एन सी डैश आर टी अपॉन पी एक्सटर्नल, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, माइनस एन सी आर टी पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल अपॉन पी एक्सटर्नल, हाँ है ना, ये बाहर ले लो और यहाँ क्या जाएगा एन सी डैश माइनस एन सी आर टी, ठीक है। यहाँ पे जाएगा माइनस एन डेल्टा एन गैस लिख रहा हूँ इसको, या जी लिख लेते हैं इसको एन जी आर टी, ये ध्यान रखना है भाई। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो एन जी डेल्टा एन जी को लिख लेना चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ चेंज इन गैशियस मोल्स, चेंज इन गैशियस मोल्स, ठीक है, चेंज इन गैशियस मोल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चेंज इन गैशियस मोल्स। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू तुम्हारा कैलकुलेट हो गया, ठीक। अच्छा, अगर डी डब्ल्यू या डब्ल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया है तो नाउ हमारे पास क्या क्या आता है, डी ई जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं डी ई, और उसको अगर हमें डी क्यू पता है, मतलब हीट चेंज अगर हमें पता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी एच हो जाता है भाई। इसमें अगर तुम देखो दिस फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर डी ई विल बिकम डी एच प्लस डी डब्ल्यू, और डी एच विल बी इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाऊँ तो मैं क्या आएगा डी ई माइनस डी डब्ल्यू, अच्छा, और डी ई क्या हो जाएगा डी ई माइनस डेल्टा एन जी की जगह भाई, क्योंकि माइनस था ना ये तो प्लस हो जाएगा, या यूँ समझो इसको, इस तरीके से समझ लो, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स डू इट लाइक दिस, एट कांस्टेंट प्रेशर डी ई डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरीके से, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू दिस। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी गैशियस इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है जी। केस 4 ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पे समापन कर देंगे। कितना हो गया टाइम भाई, 49, ठीक है, 10-15 या 20 मिनट लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। लिखो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये केस 4 है, ये 4th केस है, ठीक है, ये दिस इज द 4th केस। लिखो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में देखो ध्यान रखना, ना तो आइडियल गैस होगी, ना कोई लिक्विड ही होगा, ना कोई सॉलिड ही होगा, या यूँ कह लो कि लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना, अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर सब्लिमेशन हो रहा है तो सीधे लिक्विड से सीधे सॉलिड से गैशियस भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो फेज ट्रांजिशंस जनरली फेज ट्रांजिशंस generally take place at constant pressure and at constant temperature, ठीक है, unless otherwise mentioned, ठीक है। तो जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस लिख लेते हैं, फेज ट्रांजिशंस,
ठीक है। यूजुअली यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 होता है एंड डेल्टा पी टी इक्वल्स टू 0 होता है अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। क्लियर होगी भाई? अब इसमें लिखो, लेकिन फिर भी डेल्टा ई और डेल्टा एच जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, ध्यान रखना है। तुम बोलोगे सर पी भी चेंज नहीं हो रहा, टी भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फेज़ चेंज हो रहा है। तो फेज़ को चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो लिखो बट स्टिल, ठीक है, बट स्टिल डेल्टा एच एंड डेल्टा ई are non-zero, but still delta H and delta E are non-zero. ठीक है, this is different from the process on an ideal gas. This is different from the process on an ideal gas. अब इसका रीज़न लिखो, रीज़न करके लिखो, इसको डिक्टेट कर रहा हूँ। because during phase transitions, though the kinetic energy of the molecules, because during phase transitions, though the kinetic energy of the molecules of substance, जो भी substance है वो, चाहे वो solid हो चाहे liquid हो, though the kinetic energy of the molecules of the substance remains same, but the potential energy gets modified or changed. But the potential energy gets modified or changed. कैसे? जैसे अगर मान लो सॉलिड है तो सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स होंगे ये इतना पास होंगे, ठीक है। लिक्विड में शायद थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, और गैस में तो मतलब बहुत रैंडम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। Hence there is some change in internal energy and hence there is some changes in enthalpy. ठीक है, लिखो remains same, but the potential energy gets modified or changed. And since E is the summation of all types of energies, delta E is not equal to 0. इस केस में P डेल्टा V भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो लिखो ऑल्सो ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन P डेल्टा P V या P डेल्टा V, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट ही हो, इसलिए ऐसे लिख देते हैं, इज़ नॉन ज़ीरो, और इसी वजह से डेल्टा H जो होता है वो भी नॉन ज़ीरो ही होता है। ये ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? हीट, इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन दिया होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया होगा, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया होगा, या लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया होगा। तो तीनों प्रोसेस लिख रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारा सॉलिड टू लिक्विड है तो ये क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ई फ्यूजन और डेल्टा एच फ्यूजन या फिर क्यू फ्यूजन होगा। ठीक है, अगर लिक्विड टू गैस है तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ई वेपराइजेशन होगा और डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा या क्यू वेपराइजेशन होगा। अगर एस टू गैस है तो ये वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन नहीं सब्लिमेशन होगा, सॉरी सब्लिमेशन, और ये डेल्टा ई सब्लिमेशन हो जाएगा या फिर डेल्टा ई। भाई मतलब जो भी इसमें एनर्जी चेंजेस है ना उनको इस तरीके से लिखेंगे हम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे या नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्लियर है, तीनों लिख लेना। ठीक है, हीट लिख लेना। जनरली लेटेंट हीट्स ऑफ ट्रांजिशन आर गिवन, ये कैलकुलेट करने की कोई बात नहीं है, ये गिवन होती हैं। जनरली लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशंस आर गिवन सिंस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, देयरफॉर जो हीट है दैट इज़ QP दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच।
तो अगर जो हीट तुम्हें पता चल जाए उस प्रोसेस की तो तुम्हें डेल्टा एच पता चल जाएगा, ठीक है। सिंस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर देयरफॉर Q इज इक्वल टू QP इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वर्क में भी क्या है, P, वही वर्क का यूनिवर्सल फॉर्मूला, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, dW इक्वल टू माइनस P ठीक है। इसमें लिख लो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हियर योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंप्लीट। इस पे बेस्ड तुम्हारी थर्मोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। हालांकि क्या होता है, यूजुअली तुम इसको ख़त्म करते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, देन यू गो ऑन टू थर्मोकेमिस्ट्री एंड देन यू गो ऑन टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थर्मोडायनेमिक्स एज अ होल कंप्लीट कर ले पहले और फिर थर्मोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करें, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज है जिनको हमको कैलकुलेट करना है ना, और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, उन सबको हमको देखना है, उस सबके एंथैल्पीज को हमको कैलकुलेट करना है। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होगा। गॉट दिस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे, उससे पहले हम भी बात करते हैं कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री का फंडा क्या होता है वो देखो। अब वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी या कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम पे होगी वो अलग बात है, बट बेसिक प्रोसेस क्या है वो देखो। अगर मान लो हमें किसी प्रोसेस के लिए हीट जो है, हीट एक्सचेंज जो है वो कैलकुलेट करना हो, हीट एक्सचेंज कैलकुलेट करना हो। मान लो एक बहुत बड़ा सा हमने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक अंदर छोटा सा बॉक्स रखा है और यहाँ पर एक लिक्विड भरा है, यूजुअली जो कि वाटर होता है ना, जिसका हमें स्पेसिफिक हीट पता हो। ठीक है, तो ये लिक्विड जो है, यहाँ पे मैं लिक्विड लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे यूजुअली वाटर होता है ना, और हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, मैं सिर्फ कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी सब्सटेंस को मैं यहाँ जलाता हूँ, है ना, अब उस सब्सटेंस को जला के या कोई मान लो रिएक्शन हो रही है या कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में कुछ हीट एक्सचेंज होगा। लेट्स से कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक तुम पूछोगे सर एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट इज या एंथैल्पी इज एंथैल्पी इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तब हम उसको एक्सोथर्मिक। तो अगर मान लो उस प्रोसेस ने या उस केमिकल रिएक्शन ने हीट दी तो क्या होगा, ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स, ठीक है, ये वॉल्स और जो ये लिक्विड है और जो इसकी बाहर की वॉल्स हैं, है ना, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, हाँ है ना। अगर हमें इस लिक्विड का और इस पूरे के पूरे एपरेटस का स्पेसिफिक हीट या टोटल हीट कैपेसिटी पता है, ठीक है, टोटल हीट कैपेसिटी पता है, तो हम हमेशा, क्योंकि क्या होगा अगर हमें हीट कैपेसिटी, देखो Q इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर QP है, ये वैसे मैंने जो बता रहा हूँ ये Q कांस्टेंट प्रेशर पे बता रहा हूँ, तो QP है तो दिस विल बी इक्वल्स टू NCP dt या डेल्टा T। देखो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन मेजर द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द होल एपरेटस। N हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए और QP हमें निकालना है। ये हमें पता होगा किसका, इस लिक्विड का और इस एपरेटस का। अगर हमें ये पता है तो हम QP निकाल सकते हैं, और QP निकाल सकते हैं तो हम डेल्टा H निकाल सकते हैं। तो ये एक फंडा है। मान लो यही प्रोसेस में कुछ दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QV इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, है ना। क्या हो जाएगा ये, QV इक्वल्स टू NCV डेल्टा T डेल्टा E। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा H और डेल्टा V हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कैलोरीमेट्री और दिस कैलोरीमीटर।
ठीक है। तो यूजुअली हम जो यूज़ कर रहे हो तो बॉम्ब शेल कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। तो उसमें लिखो वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस, वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस associated with chemical or physical processes, associated with chemical or physical processes by an experimental technique called calorimetry, by an experimental technique called calorimetry। अच्छा सॉरी, ये वाला तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉम्ब शेल कैलोरीमीटर वाला, माय बैड, ठीक है। इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल, इन कैलोरीमेट्री मैं यहाँ पे ना उसके अंतर की चीज़ें नहीं बना रहा हूँ पूरी, बस यूँ समझो मैं इसमें केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ सैंपल होता है W1 ग्राम्स का, ठीक है, इसको बर्न करते हैं अगर केमिकल प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है। इसका मास जो होता है, चलो सब कुछ बताऊंगा इसका मैं, लिखो द इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर which is immersed in a known volume of a liquid, in a known volume of a liquid, ब्रैकेट में लिख लेना यूजुअली वाटर, लिक्विड के बाद यूजुअली वाटर। दोबारा बोल रहा हूँ, इन कैलोरीमेट्री कॉमा द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर कॉमा which is immersed in a known volume of a liquid, full stop। knowing the heat capacity of the liquid, देखो लिक्विड की हीट कैपेसिटी और apparatus की हीट कैपेसिटी हम हीट जो इवॉल्व हुई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed, ठीक है। ये जो है ये इंसुलेशन है, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें इंसुलेशन है, तो ये इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी हीट है वो ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, ये जो वॉल एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही है। इसमें हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, या तो लिक्विड में या फिर इस बॉम्ब शेल कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर में, ठीक है। तो लिखो इसमें knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimeter it is possible to determine the heat evolved in the process, by measuring temperature changes, full stop, ठीक है। measurements are made under two different conditions, measurements are carried out या made under two different conditions। पहली है A constant volume, ठीक है, तो इसमें QV निकलेगा और B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला लिखवा रहा हूँ, डेल्टा ई का फार्मूला लिखवा रहा हूँ। अगर ये पता चल जाता है तो डेल्टा एच का भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एच के लिए एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट होता है, जो एपरेटस है वो मैं बनवा दूंगा, थोड़ा डिफरेंट होता है। ये ए वाले के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, डेल्टा ई को मैं सीधे लिखवा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा यूज़ है भी नहीं हमारे लिए। डेल्टा ई का फार्मूला है, ये लिखो, ठीक है। 1 किलो कैलोरी में है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर W क्या है, एक एक करके लिखो। W इज़ दी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दी कैलोरीमीटर, मतलब
इक्विवेलेंट जितना हीट एब्जॉर्ब करके इसने जितना हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को चेंज किया है, उतना ही टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें कितने मास ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ये W है, ये तुम्हें यूजुअली दिया होता है तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। M जो है तुम्हारा मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है। S स्पेसिफिक हीट है किसकी, लिक्विड की। यहाँ पर ये वाटर होता है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यूजुअली वाटर होता है, आई शुड नॉट कॉल इट कि ये वाटर ही है। M जो वहाँ पे मैंने W ग्राम्स लिखा था ना, कोई सैंपल, ये सैंपल है बेसिकली, कोई भी सैंपल जिसको मैं जला रहा हूँ, ठीक है। तो मास इज मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बीइंग बर्न्ड, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बीइंग कंबस्टेड, ठीक है। और जो W1 है ये मास है किसका, जो कि जलाया जा रहा है उसका मास, ठीक है। और जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा ठीक है जी। अगर तुम्हें डेल्टा H कैलकुलेट करना है तो उसका बस मैं तुम्हारी NCERT में वैसे है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक कांस्टेंट प्रेशर में किया जाता है ये प्रोसेस। ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया काफ़ी ना, हाँ ठीक है, 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो कि एक ऐसी थर्मोकोल वाला एक कंटेनर है जिसको हमने इस तरीके से, है ना, इसके अंदर का मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। हीट चेंजेस, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा होता है, एक ये तुम्हारा यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर है, ये तुम्हारा फोम्ड पॉलीस्टाइरीन कप है। ये किस लिए होता है, टू मेंटेन क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंज, ठीक है ना, हीट एक्सचेंज ना हो। इस वाले केस में अगर तुम करोगे कुछ भी, तो जो हीट एक्सचेंज होगा इस वाले केस में वो कांस्टेंट प्रेशर में होगा। क्यों, क्योंकि तुमने इसको बंद नहीं कर रखा है, अब तुमने इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर में ये बेसिकली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो भी इसमें चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू QP एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H, ठीक है। तो इसमें बस ऐसा लिख लेना, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिख लेना सिंस दिस कैलोरीमीटर is open to air, since this calorimeter is open to air, it does not, the heat exchange takes place, the heat exchange takes place under constant pressure conditions, therefore the heat exchange is equals to QP which is equals to delta H, ठीक है जी। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।